अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 31 अगस्त 2025 है। खुफिया एजेंसियों के अदलिया के अंदर मुदाखलत के मामले को अफशा करना इतना गिना गुजरा इस निज़ाम को कि एक पूरी की पूरी आईनी अदालत ख़त्म करना पड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। कुछ हालिया इक़दामात में डोगर कोर्ट ने खुलकर अपना जो पूरे का पूरा वज़न है वो हुकूमती पलड़े में डाल दिया है और बताया है कि अगर कोई जज रेजिस्टेंस करेगा, अगर कोई जज इस निज़ाम के ख़िलाफ़ किसी साइल को रिलीफ देने की कोशिश करेगा तो ना सिर्फ उसको मंजर आम से हटाया जाएगा, उसके सामने से मुकदमात लिए जाएंगे, बल्कि उनको अदालती अमूर भी सौंपे नहीं जाएंगे। जस्टिस सरफराज डोगर बराह रास्त इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल यानी 1 सितंबर 2025 को होने वाला अहम तरीन मुकदमा किन जज साहब को सौंप दिया गया और ये आखिरी लम्हे पर करना क्यों पड़ा, जबकि हुकूमत की पूरी तैयारी पिछले जज साहब की मर्जी के मुताबिक चल रही थी। और इसके साथ ही आज के दिन यानी जब आधा मुल्क, इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा सैलाब में डूबा है, उस वक्त एक ऐसे एक्ट को पास करने की ज़रूरत क्यों पड़ी जो एक्ट इस मुल्क की खुफिया एजेंसियों, इस मुल्क की जो खुफिया एजेंसियों के अलावा अब जो हाजिर सर्विस जो अफवाज हैं, अफवाज पाकिस्तान, उनको जो है वो इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार रख सकते हैं 90 दिन तक। तो ये मामलात क्या हैं, हम आज के दिन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो क्या रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साल 2024 यानी 25 मार्च 2024 से लेके आज तक एक मज़ाहमत का इस्तारा तब तक रही जब तक कि 6 जजेस जिन्होंने के ख़त लिखा था उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम काजी फरीसा के दौर में, और ये जो है वो अपनी आरा से आगाह किया था कि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो उनके काम में किस तरह मुदाखलत कर रही हैं और खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत की सूरत में जजेस को रिएक्ट कैसा करना चाहिए, इस बारे एक रोड मैप बनाकर दीजिए, एक तरीक़ेकार बनाकर दीजिए, बताइए हम क्या करें। जजेस ने वो तमाम तर मिसालें ऐड की जो उनके साथ हो रहा था। एक अरसे से यानी साल डेढ़ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बराह रास्त प्रेशर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दौर में डाला जा रहा था, जजेस ने उसको एक ख़त की सूरत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने वाला फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम लिखा। उसके बाद हमने देखा अदलिया के साथ वो हुआ जो शायद कोई इमेजिन नहीं कर रहा था। पहले 26वीं आईनी तरमीम की गई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद बारी बारी हर हाई कोर्ट को कैप्चर किया गया, बारी बारी वो किया गया जो शायद इमेजिन नहीं किया जा रहा था। और फिर उसके बाद अब हालात इस नहज पर जा पहुंचे कि बाकायदा उस अदालत के अंदर जजेस से इस्तीफे तो नहीं लिए जा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़त लिखने वाले जजेस से तो उनके सामने से मुकदमात पहले हटाए गए, अचानक हटाए गए। किसी मुकदमे को सुन रहे हैं, उस दिन ऑर्डर दिया, अगले दिन मुकदमा उन जज साहब के सामने नहीं लगा, पता नहीं किस कायदे और किस कानून के तहत किसी और जज की अदालत में लग गया जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले निज़ाम के तहत अदालत में लाया गया। ये रविश भी करके देख ली, फिर लगा कि नहीं जजेस तो नहीं रुक रहे, जजेस तो फैसले लिख रहे हैं। जजेस ख़त लिखने वाले जो जजेस में से 5 जजेस बच गए हैं वो मुसलसल मुज़ाहमत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर 2 बड़े नाम यानी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस बाबर सत्तार रुके नहीं दे रहे हैं। हर थोड़े अरसे के बाद एक से बढ़कर एक फैसला आ रहा है। एक जो उनके सामने जितने ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे उन सब में जो है वो फैसले लिखे चले जा रहे हैं। तो अब हालात ये हैं कि उन जज साहिबान की अदालतों को भी आइंदा हफ्तों के लिए कुछ अरसे के लिए गैर फ़ाल कर दिया गया, यानी उनके बेंचेस अब बैठेंगे ही नहीं, अवामी मुकदमात की समाअत करेंगे ही नहीं। हाई कोर्ट्स में होता यह है कि एक सिंगल जज जो है ना वो बैठकर अपनी अपनी अदालत में मुकदमात को सुनता है और फैसले करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुल्क की वो हाई कोर्ट है जिसके अंदर जो टोटल मुकदमात की ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद है वो बहुत कम है और बाकी पूरे मुल्क में वो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद जो है वो मिलियंस को छू रही है। तो बहरहाल जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये इंतज़ाम बनाया गया, अभी हाल ही में 2 खबरें सामने आई। पहली खबर तो ये थी कि अरशद शरीफ केस जो कि हामिद मीर साहब और दीगर सहाफ़ियों की जो है वो दरख्वास्त थी अरशद शरीफ केस में तहकीकात के लिए, जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए, उस दरख्वास्त को एक ही जज साहब हैं, इस निज़ाम के फेवरेट तरीन जज साहब, जस्टिस सरफराज डोगर के भी फेवरेट तरीन जज साहब, इसी निज़ाम के पहले जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं, उनका नाम जस्टिस राजा अमीन इनाम मिन्हास है।
اور ایونچولی سارے مقدمات ان کے سامنے لینڈ کرتے ہیں، صحافیوں کے مقدمات ہوں، جبری گمشدگیوں کے معاملات ہوں۔ اب ارشد شریف قتل کیس کا جو معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن کے قیام کی درخواست، جج صاحب نے 1 سال سے پینڈنگ جو فیصلہ تھا اس کو یہ کہہ کر جو ہے وہ درخواست کو مسترد کر دیا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جبکہ جس وقت یہ حامد میر صاحب نے درخواست ارشد شریف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موو کی تھی تو ایک چیز کلیئر کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ میں معاملہ جو ہے وہ از خود نوٹس میں پینڈنگ ہے، یہاں پر ایک آئینی درخواست دائر ہو رہی ہے اور دونوں کے جو خد و خال ہیں، دونوں کی جو بنیاد ہے وہ مختلف ہے، لیکن چونکہ اب ڈوگر راج قائم ہے، چونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ جو عملی حیثیت تھی ایک عدالت کے طور پر وہ ختم ہو گئی ہے اور حکومت کا ایک ذیلی محکمہ بن گیا ہے، تو وہاں پر ان چیزوں سے اب فرق نہیں پڑتا، قاعدے قانون، پاس پریسیڈنٹس، کس فریق کا کیا حق ہے، انصاف کس طرح سے ملنا چاہیے، یہ ساری باتیں انہوں نے پسے پش ڈال دی ہیں۔ ان کا صرف ایک موٹو اور ایک ہی جو ہے نا وہ ان کا مشن ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کو کسی طور جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس سے پہلے ارشد شریف کیس کا سوموٹو لیا جسٹس عمر عطا بندیال نے، اپنے دور میں اس سوموٹو کو وہ نمٹا کے نہیں گئے، کیونکہ ان کے سامنے جو سب سے پہلی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کی گئی تھی، اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر جتنے چشم کشا انکشافات تھے، ان کے بعد اگر سپریم کورٹ کا کوئی جج اس معاملے کو سیریسلی لے کر نمٹا دیتا تو ہمارے لیے بھی حیرانگی کی بات ہوتی کہ کیا اس ملک کا سسٹم اتنا آزاد ہو گیا، کیونکہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر تو براہ راست یہ بات جو ہے وہ لکھی تھی کہ ارشد شریف کو ملک سے کس نے باہر نکالا، اینڈ دین ملک میں نکالنے کے بعد جب وہ دبئی میں قیام پذیر تھے تو ان کو وہاں سے خفیہ ایجنسی کے کس اہلکار نے کس طرح سے رابطہ کر کے کیا کیا اور کس طرح سے ان کو وہاں سے کنیا جانا پڑا، وہ کسی اور ملک کیوں نہیں گئے، یہ تمام طرح حقائق جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھے۔ جسٹس بندیال نے پہلے جو ہے وہ اس معاملے میں جرت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ نے بھی بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ اپنی جو ایک اپنا مینار بنایا ہوا تھا نا اپنی جرت کا، جو ان کے ریفرنس کے دور میں جو ہے بہت سارے صحافیوں نے بھی تعمیر کر لیا تھا، اس جرت کے جو ان کا وہ مینار تھا اس کو زمین بوس انہوں نے کر دیا جب ارشد شریف تو ان کو صحافی ہی نہیں لگے، اور ان کے بہیمانہ قتل کے مقدمے کو انہوں نے اپنے دور میں مقرر کر کے کسی جو ہے نا وہ خاطر خواہ اینڈ تک نہیں پہنچایا، اور پھر حال ہی میں چیف جسٹس جناب یحییٰ خان نے اس معاملے کو ایک مرتبہ ٹیک اپ کروایا مارچ 2025 میں، اس کے بعد آج تک یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ بار بار کہا جاتا ہے کنیا کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے جی، باہمی قانونی تعاون چل رہا ہے، اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی حد تک پینڈنگ تھا، ڈیفرنٹ جو ہے وہاں بنیاد تھی، جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ تھا، 1 سال تک اس مقدمے کو پینڈنگ رکھ کے ایک ایسے ٹائم پر جو ہے وہ اس کو خارج کر دیا گیا درخواست کو، جس ٹائم پر ویسے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا معاملہ آگے بڑھے گا، لیکن مسلسل یہ بات زیر بحث ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خفیہ ایجنسیوں کا کردار کدھر کو جانا ہے، پورے کا پورا سسٹم کیپچرڈ ہے، تو بتایا گیا کہ ہاں جی سسٹم کیپچرڈ ہے، اور ہاں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی آئینی عدالت نہیں ہے بلکہ وہ حکومت کا ایک محکمہ انصاف ہے جو صرف حکومت کے حق میں چلتا ہے۔ بہرحال دوسرا جو اہم مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ عافیہ صدیقی کا مقدمہ، دونوں سینسٹیو مقدمے ہیں۔ عافیہ صدیقی جو 2008 سے لے کے آج تک یعنی 2025 تک امریکہ کی قید میں ہیں، اور امریکہ نے انہیں کس قانون کے تحت 86 سالہ قید سنا رکھی ہے یہ تو آج تک امریکہ سے کوئی سوال پاکستانی حکام میں سے نہیں کر سکا، لیکن ملک میں بھی عافیہ صدیقی کے معاملے پر بات کرنے پر سب کے پر جلتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ عافیہ صدیقی کے معاملے پر ان کی جو ہے وہ رہائی، ان کی صحت اور ان کی جو گورنمنٹ کی جانب سے ان کے لیے کیے گئے اقدامات کے معاملے پر ان کی جو بہن ہے فوزیہ صدیقی، ان کی درخواست پر سماعت کر رہے تھے جسٹس سردار اعجاز اسحاق۔ 21 جولائی کو جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے آخری سماعت کی۔ آخری سماعت میں انہوں نے اور اس سے پچھلی سماعت پہ انہوں نے حکومت سے پوچھا کہ بھئی آپ نے عافیہ صدیقی کے معاملے پر کیا ہے ڈپلومیٹکلی، اس پر ایک رپورٹ جمع کرا دیں۔ حکومت کہتی ہے جی ہم نے رپورٹ جمع کروائی، جب وہ رپورٹ جمع ہوئی تو جج صاحب کو وہ سیٹسفیکٹری نہیں لگی، ہوتا ہے اس طرح، انہوں نے دوبارہ حکومت سے رپورٹ مانگی، 21 جولائی کی تاریخ تھی، 21 جولائی کو کہا کہ آج ہر صورت رپورٹ جمع کرائی جائے گی، ادروائز وہ حکومت کو، وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس کریں گے، لیکن 21 جولائی کو نوئنگلی کے جج صاحب نے لاسٹ وارننگ دے رکھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے وزیر اعظم اور ان کی پوری کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس کیا، مقدمے کی سماعت 1 ستمبر 2025 یعنی کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔
मीनवाइल जब ये समाअत हुई, समाअत के अगले ही दिन वज़ीर आज़म ने आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी को बुलाया, उनकी दादरसी करने की कोशिश भी की, बाकायदा विजुअल्स चलाए गए, बाकायदा बताया गया कि जज साहब ने गुज़िश्ता रोज़ सवाल उठाया था, उसके जवाब में जो है वो आज वज़ीर आज़म ने उनको बुला भी लिया। अब ये रिपोर्ट जमा करवाई जा सकती थी अदालत में। अदालत आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछती कि यहीं तक बात है, आगे चली है। फौजिया सिद्दीकी से पूछती मामलात किस तरफ चले हैं, अगर आप इतने बेबस हैं अमेरिका के सामने तो भी मामला बता दें। लेकिन हुकूमत ने किया क्या? हुकूमत को इस मामले पर पहले ये एतराज़ था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के खिलाफ खुल के इसलिए नहीं बोला जाता, बोल सकते नहीं हैं कि उनके ताने बाने जाके उन जज साहब से मिलते हैं जिनको जो है वो हुकूमत के अपने वो फेवरेट और ब्लू आइड रहे हैं। अभी हाल ही में एडहॉक जज के तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो रिटायर हुए हैं, तो मामला वहाँ पर फंस जाता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो था या एडवोकेट जनरल ऑफिस जो था इस्लामाबाद, वो बड़ा कंसर्न था कि भाई ये मामला किस तरफ को जा रहा है। तो फिर हुआ क्या, गुज़िश्ता रोज़ एक खबर सामने आती है कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उन्होंने ये मुकदमा जिसमें हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ हुआ है, वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस है, उनकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस है, वो पूरा मुकदमा उठा करके एक जज साहब से यानी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत से अगेन उन्हीं अपने ब्लू आइड जज साहब को दे दिया है जिनका नाम जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास है। तो मुझे समझ नहीं आती कि उन जज साहब के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि जिनको अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए 6 महीने हुए हैं, एडिशनल जज हैं वो, और उन एडिशनल जज साहब 7 महीने हो गए हैं, और एडिशनल जज साहब के पास हर इंपॉर्टेंट मुकदमा लगता है और वो हर इंपॉर्टेंट मुकदमे को इतने लंबे लंबे इल्तवा देकर ख़त्म करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की हदूद से अहमद नूरानी के दोनों भाई उठाए गए, मामला जज साहब के सामने गया, जज साहब ने 3-4 हफ्ते उसको लटकाए रखा, टिल द डे खुफिया एजेंसियों का जो है वो मामला उनका मुद्दा पूरा हो गया और वो उनके भाई रिकवर हो गए। फिर एक इस्लामाबाद से एक जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, यहाँ से वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक प्रोटेस्ट को कवर किया, एक कैप्शन बुरी लगी, उनको उठा लिया गया, मामला इनके सामने गया, वहाँ भी इन्होंने उसको एजेंसी से ट्रीट करने से माजरत कर ली। लापता अफराद के मामलात इनके सामने जा रहे हैं, लापता बलूच स्टूडेंट्स के मामलात इनके सामने जा रहे हैं, लंबे लंबे इल्तवा दिए जाते हैं, एक FIR या रिपोर्ट का भी नहीं पूछते। और उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो नेक्स्ट वीक के अंदर इन जजेस के अलग अलग बेंचेस थे, उनमें से भी जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक वगैरह के बेंचेस ही खत्म कर दिए गए हैं। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि जजेस मौजूद हों और उनके बेंचेस जो हैं वो इस तरह से खत्म कर दिए जाएं, सिंगल बेंचेस। ठीक है, आप डिवीजन बेंचेस में नहीं बिठा रहे हैं, लेकिन आप सिंगल बेंच खत्म नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अमली तौर पर खत्म करने का ये हाल हो चुका है। उसके अलावा दूसरी अहम खबर जो है वो ये है कि आज मैंने जैसे आपको बताया ना कि मुल्क जो है वो डूबा है सैलाब में, लेकिन इस हुकूमत की तरजीहात अलग चल रही है। सदर मुमलिकत ने आज अगैन इतवार के दिन, सदर मुमलिकत को ना आगे पीछे पूरे हफ्ते में वक्त नहीं मिलता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस का मामला हो, उनके नोटिफिकेशंस का मामला हो, उनकी सीनियरिटी लिस्ट का मामला हो, उनकी तकर्री का मामला हो, या फिर आज इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर जो है वो तरमीम का बिल हो, सब कुछ सदर मुमलिकत ने इतवार के दिन करना होता है। और आज इतवार के दिन उन्होंने बिल पर दस्तखत किया और दस्तखत करके जो है वो एक एलामिया भी जारी किया, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी का नया कानून जो है वो सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत को मजबूत बनाएगा। और अब इस बिल के तहत होगा क्या कि जो बिल का मतन है उसके के मुताबिक ठोस शवाहिद के बगैर किसी भी शख्स को हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन इसमें ज़ेर हिरासत शख्स की 3 माह से ज़ायद मुद्दत की हिरासत के लिए माकूल जवाज़ जो है वो लाजमी करार देंगी जो हमारी अफवाज हैं या जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और वो किसी भी शख्स को 90 दिन के लिए अपने पास हिरासत में रख सकेंगी अगर वो समझेंगी कि उनके पास कोई ठोस शवाहिद हैं। यानी वो जो अदालतों से रिमांड लेना, अदालतों से इजाज़त लेना, 90 दिन के रिमांड को ड्रैकोनियन कहती है नून लीग हुकूमत, अब उन्होंने ये कानून पास करवा लिया। और पीपल्स पार्टी जो बहुत बड़ी इंकलाबी बनती है हमेशा गैर कानूनी हरासियों के मामले पर, उनको जो है वो बाकायदा इसको स्टैम्प करके उन्होंने कानूनी कवर दे दिया, जस्ट लाइक मैनी अदर लॉज। तो बहरहाल ये जो है वो आज के दिन एक अहम जो है वो अपडेट सामने आई, जिसके अंदर बिल के अंदर एलामिया में सदर मुमलिकत के जानिब से जो जारी करवाया गया उसमें ये लिखा गया है कि ये हिफाजती हिरासत होगी 90 दिन की, जिसमें किसी भी शख्स को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अब तरमीम करके ठोस शवाहिद के तहत रखा जा सकेगा। वो ठोस शवाहिद क्या होंगे? दहशतगर्दों पर ही अप्लाई होगा, आम शहरियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, इस किस्म की कोई शिक शामिल नहीं है। मगर बहरहाल जब इस बिल पर बहस हो रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बड़े बरमला फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर
اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ اگر کسی شخص کے خلاف یہ استعمال ہوا تو ہمیں بتائیے گا. سیم پیکا میں بھی یہی کہتے رہے. اس کے بعد جب ملٹری کوڈ سے متعلق آفیشیل سیکرٹ ایکٹس وغیرہ انہوں نے امینڈ کیے تو بھی اس قسم کے دعوے کرتے رہے, اور وہ سارے کے سارے دعوے کتنے سچ ثابت ہوئے ہمارے سامنے. تو بہرحال یہ ساری اپڈیٹس تھیں آج کے دن ابھی تک کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.